V2O5। V2O5 कैटलिस्ट का काम कैसे करता है, क्योंकि अब ये सेम चीज़ लिखी आनी है। थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है। V2O5 एक्ट्स एज कैटलिस्ट। ट्रांजिशन मेटल्स दे हैव लार्ज सरफेस एरिया, यानी V2O5 लिखेंगे इसमें। V2O5 इज लार्ज सरफेस एरिया ऑन विच रिएक्टेंट्स आर एड्सॉर्ब। रिएक्टेंट्स कौन से V2O5 किसके लिए थे, SO2 और O2। SO2 और O2 ये एड्सॉर्ब हो जाएंगे, और जो इसके एड्सॉर्ब हो जाएंगे तो कंसंट्रेशन इनका SO2 और O2 का कंसंट्रेशन कैटालिटिक सरफेस पे यानी V2O5 के सरफेस पे बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा, जब इफेक्टिव कोलिजन जो है वो बढ़ जाएंगी, इसलिए रेट क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, रेट फास्ट हो जाएगा। लाइक दिस V2O5 एक्ट्स एज कैटलिस्ट। सिंपल सा आंसर लिख के आना है। V2O5 एक्ट्स एज कैटलिस्ट। V2O5 हैज लार्ज सरफेस एरिया ऑन विच रिएक्टेंट्स SO2 and O2 are absorbed, so their concentration on catalytic surface increases, hence effective collision increases, so rate becomes faster। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद मैग्नेटिक मोमेंट। क्लियर, मैग्नेटिक मोमेंट स्टार्ट करेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है ट्रांजिशन मेटल्स का, ये होता है हमारा दो मोशन की वजह से। वैसे तो दो मोशन की वजह से होता है मैग्नेटिक मोमेंट। एक होता है ऑर्बिटल मोशन, एक होता है ऑर्बिटल मोशन, और दूसरा स्पिन मोशन, सही ना। जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें, और ये न्यूक्लियस, इसके अराउंड ये इलेक्ट्रॉन जो है, इसके ये इस इलेक्ट्रॉन का मोशन कौन सा होगा, एक तो होगा इसका खुद का स्पिन मोशन होगा एक तो इसका, और दूसरा कौन सा होगा इसका ऑर्बिटल मोशन। एक उसका स्पिन मोशन होगा, स्पिन यानी अपनी एक्सिस के अराउंड ये मूव करेगा, स्पिन मोशन, और दूसरा होगा इसका सेकंड, इट विल बी ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस, ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस। तो इस वजह से इसकी क्या आती है, मैग्नेटिक मोमेंट आती है। तो म्यू जो होता है, म्यू से डिनोट करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट को। म्यू जो होता है इट इज इक्वल टू म्यू एल प्लस म्यू एस। म्यू एल क्या है, दिस इज ऑर्बिटल मोशन, और ऑर्बिटल मोशन यानी ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन को हम नेगलेक्ट करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए, और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को लेते हैं, लेकिन हमारे कोर्स में नहीं है। हमारे में जब भी क्वेश्चन आएगा तो स्पिन मोशन की वजह से आएगा, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट निकालनी होगी। ये स्पिन मोशन की है। दिस रिप्रेजेंट म्यू एस रिप्रेजेंट स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस, और ये ऑर्बिटल मोशन इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट करेगा अराउंड द न्यूक्लियस। स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करेगा इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस के अराउंड तो घूम ही रहा है वो। स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या पढ़ेंगे, स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वील स्टडी स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यू एल जो कैसे दिया जाता है, म्यू एल की बात करें तो वो दिया जाता है म्यू एल इंटू एल प्लस वन। ये म्यू एल यानी मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू दिस ऑर्बिटल मोशन, अंडर रूट में एल इंटू एल प्लस वन। अंडर रूट में अगर ये एंगुलर मोमेंटम होता तो h/2 भी बाहर आता। अभी क्या है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट है, ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट है, तो इसलिए क्या आएगा ये म्यू एल, ठीक है ना। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, इसको बोलेंगे ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। मोमेंटम होता तो h/2 बाहर आता, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। इसको नेगलेक्ट करते हैं, और दूसरा होता है म्यू एस। ये थ्योरी कोई नहीं पूछेगा, आज तक कभी नहीं पूछी है थ्योरी, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी नहीं है। म्यू एस क्या होगा, अंडर रूट के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आता है क्वेश्चन इसका। अंडर रूट में n इंटू एन प्लस टू, बी एम इसमें भी आएगा, बोहर मैग्नेटॉन्स, बी एम इसमें भी आएगा, और ये म्यू एल और म्यू एस, यहाँ पे दोनों का एडिशन, दोनों को ऐड करेंगे। लेकिन म्यू एल को क्या करते हैं, नेगलेक्ट करते हैं। ये क्या है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। दिस इज ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट एंड दिस वन इज स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। ये क्या है, म्यू एस क्या है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, जिसको हम कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इज कैंसिल्ड बाय द, ये हमारी क्या हो जाती है, कैंसिल्ड, जिसको हम क्वेंच्ड वर्ड से यूज करते हैं। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इज पहले किसकी वजह से होती है, ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये किसकी वजह से होती है, ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ट्रांजिशन मेटल्स के केस में म्यू एल इज कैंसिल्ड ड्यू टू रिपल्शन बाय द लिगेंड। दिस इज कैंसिल्ड, म्यू एल मैं यहाँ पे म्यू एल इन केस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, in case of transition metals is cancelled due to presence of ligand। ligand होता है एक सब्सटेंस, जैसे NH3 है, H2O है, Cn माइनस है, ये लिगेंड्स है जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स। तो ये बस सिर्फ याद रखना है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि म्यू एल जो है ये कैंसिल हो जाता है, किसकी वजह से, किसके कैंसिल होता है, ट्रांजिशन मेटल्स के केस में कैंसिल हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स। लेकिन म्यू एल इज नॉट कैंसिल्ड
इन केस ऑफ इनर ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं तो उस केस में अंदर बहुत सारे ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे n-2 f1 to 14 n-1 d0 to 1 ns2, तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन पे कोई खास इफेक्ट नहीं होता लिगेंड्स का, इसलिए म्यू एल को नेगलेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन हमारे कोर्स में क्या है, म्यू एस ही पढ़ना है तो म्यू एस ही निकालेंगे हम हमेशा। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट इज कैंसिल्ड, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट इज कैंसिल्ड, म्यू एस ही मानेंगे अंडर रूट में n इंटू एन प्लस टू। मैग्नेटिक मूवमेंट कोई बोलेगा तो कौन सी लेनी है, सिर्फ स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, नॉट बी एम, वी एम। और 1 बी एम होता है, नोट कर लेंगे वैल्यू उसकी, 1 बी एम, दिस इज इक्वल टू ई एच बाई 4 पाई एम सी, ई एच बाई 4 पाई एम सी। कॉन्स्टेंट वैल्यूज है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सी स्पीड ऑफ लाइट, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एच प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। एच के यहाँ पे प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। तो बस ये ध्यान रखना है, इसको कोई पूछता नहीं है। बी एम ये यूनिट होती है किसकी, मैग्नेटिक मूवमेंट की, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। और एन यहाँ पे 2s की फॉर्म में भी लिखते हैं। ये मैग्नेटिक मूवमेंट है, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। अगर स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा तो h/2 बाहर आता है, सही ना। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा तो h/2 बाहर आ रहा है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, म्यू लिख दिया तो मैग्नेटिक मूवमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट, तो l इंटू एल प्लस 1, सही ना। दिस इज नेग्लेक्टेड। तो ये याद रखना है, म्यू क्या है, n इंटू एन, म्यू क्या है, n इंटू एन प्लस 2, वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। n क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, n क्या है यहाँ पे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये ध्यान रखना है, n हेयर इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये मैग्नेटिक मूवमेंट की डिटेल बता दी, एक बार सुन लेंगे जल्दी से। म्यू जो होता है ये दिया जाता है म्यू एल प्लस म्यू एस। म्यू एल होता है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट, एंड इट इज ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसकी वजह से होती है, ऑर्बिटल मोशन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। म्यू एस क्या है, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, एंड इट इज ड्यू टू द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस। इसको हम ट्रांजिशन मेटल्स के केस में यूज़ नहीं करते, हालांकि हम यूज़ इसको इनर ट्रांजिशन में भी नहीं करेंगे। ट्रांजिशन मेटल्स के केस में हम इसको यूज़ नहीं करते। इसकी वजह से अगर ये आ जाता कभी, क्योंकि एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में क्वेश्चन दे रखा है, अगर ये कभी आ जाएगा तो इस मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाती है, थोड़ी सी बढ़ जाती है वैल्यू है। तो हम यूज़ करेंगे सिर्फ म्यू एस, एंड म्यू एस इज गिवन एज अंडर रूट n इंटू एन प्लस 2, वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। n क्या नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक। डिटेल हम इसकी कर चुके हैं किसमें, एमओटी के अंदर, है ना, एमओटी 11th क्लास में। तो n क्या नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, अनपेयर्ड। अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो सब्सटेंस होगा पैरामैग्नेटिक, सब्सटेंस विल बी पैरामैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है तो मैग्नेटिक बैलेंस पे उस सब्सटेंस का वेट ज़्यादा आता है, ये याद रखना। मैग्नेटिक बैलेंस पे उस सब्सटेंस का वेट ज़्यादा आएगा, देयर विल बी इंक्रीज इन वेट इन द मैग्नेटिक बैलेंस। इन केस ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस देयर इज increase of weight in the magnetic balance। ये बस याद रख सकते हैं, इन द मैग्नेटिक बैलेंस, इसमें वेट ज़्यादा आता है इसका, क्योंकि अट्रैक्ट होता है ये मैग्नेटिक फील्ड में। और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के केस में सब कुछ सेम बिल्कुल। इन केस ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस देयर इज डिक्रीज ऑफ वेट इन द मैग्नेटिक बैलेंस, वो सेम चीज़ लिखनी है बिल्कुल। तो ये भी ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ बताइए यहाँ पे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पैरामैग्नेटिक होगा, जैसे ऑड इलेक्ट्रॉन्स है तो हमेशा पैरामैग्नेटिक होता है। ऑड इलेक्ट्रॉन्स है जैसे एग्जांपल O2 माइनस, जितने भी ऑड इलेक्ट्रॉन्स वाले कंपाउंड है ऑलवेज दे आर पैरामैग्नेटिक। इवन वाले भी कौन से थे, जिसका एटॉमिक, जिसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 10 आ जाए या 16 आ जाए तो वो पैरामैग्नेटिक होता है। ये एमओटी का पार्ट है, सही ना। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये एमओटी का पार्ट है। जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने अगर में, और इसके अलावा तो कुछ इसके अंदर है नहीं। जैसे अगर मेरे को सपोज निकालना है, सपोज मेरे को निकालना है Fe2+ की मैग्नेटिक मूवमेंट, Fe2+, तो इसको लिखेंगे आर्गन 3d6, आर्गन 3d6 लिखेंगे। 3d6 का मतलब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा इसमें, 1 2 3 4 5 और ये 6। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है तो अंडर रूट म्यू क्या आ जाएगा, अंडर रूट में n इंटू एन प्लस 2 फॉर्मूला होता है इसका, तो Bn, तो ये आ जाएगा n की वैल्यू 4 इंटू 4+2। ध्यान रखना ये कई बार ना ये बैक पेयर भी कर जाते हैं इलेक्ट्रॉन, जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन पीछे जाके बैक पेयर कर जाता है तो जीरो हो जाएंगे अनपेयर्ड फिर। तो वो करते हैं स्ट्रॉन्ग एफएल के केस में, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में करते हैं Bn। तो ये आंसर आ जाएगा इससे, आंसर कितना आ जाएगा, रूट में 24 5.9 Bn। तो ये आंसर इसका हमेशा ना परफेक्ट स्क्वायर रूट से एक कम आता है हमेशा,
देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा, यही तो होगा। तो उसके बेसिस पे ये अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालना आना चाहिए। या तो D1 होगा, D1, D2, D3, D4, D5, यही तो होगा। तो इसमें D1 है या D9 है, एक ही बात रहेगी क्योंकि एक अनपेड दोनों में रहेगा। D1 D9 में एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा। और D2 और D8 में सेम अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। D3 और D7 में सेम अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। D4 4 अनपेड हैं, D6 में 4 अनपेड रहेंगे। D5 और D10 में तो अलग बात हो जाएगी, D5 में 5 जैसे मैं D5 की बात करूँ, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ D1, ध्यान दे देंगे एक बार। अगर 1 है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 1, 2 है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 2, 3 है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 3, D4 है तो 4, 5 है तो 5। अब यहाँ से देखेंगे D1 और D9 सेम कैसे, पहले देखते हैं D4 और D6 सेम कैसे। D4 में 4 अनपेड, D6 में अभी भी 4 अनपेड, सही ना। फिर D3 और D7, 3 में 1 2 3 अनपेड थे तो D7 में भी 3 अनपेड। D2 और D8, D2 में 2 अनपेड होते हैं, 1 और 2, और D8 में भी 2 अनपेड। D1 और D9 सेम, तो ये इसलिए सेम अनपेड सेम आंसर आएगा। D1 और D9 का भी सेम आंसर आता है। तो इसलिए, और मैग्नेटिक मोमेंट निकालनी है, एक अनपेड है तो √3 BM, 2 अनपेड आ गए तो √8 BM, BM जरूर याद रखना, 3 आ गए तो √15 BM, परफेक्ट स्क्वायर रूट से कम, 4 आ गए तो √24 BM, 5 आ गए तो √35 BM, 6 आ गए जैसे क्रोमियम के केस में, क्रोमियम क्या होता है, आर्गन 4s1 3d5, तो कितने अनपेड हैं, 6 अनपेड तो √48 BM, मैक्सिमम इतना जाएगा। डी ब्लॉक के केस में, एफ ब्लॉक में तो 7 अनपेड भी हो सकते हैं, √48 BM। तो इस तरह से निकालना आना चाहिए। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन बन सकते हैं इसके ना, अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालने आने चाहिए इस तरीके से। तो ये इसका क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन इसका, मान लिया वेनेडियम को कोई कंपाउंड है और उसकी मैग्नेटिक मोमेंट है, वेनेडियम को कोई भी कंपाउंड है Vx+, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट आई से √3 BM, √3 BM इसकी मैग्नेटिक मोमेंट है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी ये बताना है, एक्स की वैल्यू क्या होगी ये बताना है। तो इसको लिखते √3 BM है, तो मैं दिख ही रहा म्यू क्या है √3 BM, तो n1 आएगा इसका, निकाल के देखना, निकाल के देख लेंगे, अंडर रूट में n × n+2, दिस इज √3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, n की वैल्यू सॉल्व करेंगे 1 आ जाएगा। यानी इस वेनेडियम के कंपाउंड में एक अनपेड है, एक अनपेड कैसे होगा, ये कन्फिग्रेशन होती है वेनेडियम की कन्फिग्रेशन होती है आर्गन 4s2 3d3। अब इसमें अगर एक अनपेड करना है, तो उसके लिए पहले तो इलेक्ट्रॉन एस से निकलते हैं, तो 2 एस के निकलेंगे और 2 डी के भी निकलेंगे। वेनेडियम 4+ बनेगा कि नहीं है, तभी तो बनेगा आर्गन 3d1। पहले इलेक्ट्रॉनों में एस से निकालने से 4s1 तो कर नहीं सकते क्योंकि डी के 3 अनपेड रह जाएंगे, 3d1, तो कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, कितने निकले, 4, तो V4+ आ जाएगा, यानी V4 एक्स की वैल्यू 4 होगी। 4, तो ये क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे पूछ लेते हैं क्वेश्चन। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट निकालना सिखा दिया है मैंने, किस तरह से निकालना है मैग्नेटिक मोमेंट, कैसा भी क्वेश्चन आता है इसका, नंबर 1 पे इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं, नंबर 1 पे इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं और उससे आंसर आ जाएगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट इस तरीके से निकालेंगे, पैरामैग्नेटिक होगा तो वेट बढ़ जाएगा उसका मैग्नेटिक बैलेंस में, डायमैग्नेटिक है तो वेट उसका कम हो जाएगा मैग्नेटिक बैलेंस में। थोड़ा सा डिटेल दिया, जितना बताया है इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट नोट करेंगे इसी में। अब एक क्वेश्चन और था इसके अंदर जो एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और उसमें जो बोला हुआ है कि जैसे CO2+ ये होता है आर्गन 3d7, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। Cr3+, ये है आर्गन 3d3, दोनों में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, 3 है, दोनों में अनपेड, इसमें भी 3 होंगे, 3d7 में भी 3 अनपेड, 3d3 में तो है ही 3, तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट जो आती है ना वो आनी चाहिए 3 अनपेड का मतलब क्या है, √15 यानी 3 पॉइंट आनी चाहिए मैग्नेटिक मोमेंट, लेकिन इसकी मैग्नेटिक मोमेंट आती है 4.87 BM के आसपास, और इसकी मैग्नेटिक मोमेंट आती है 3.87 BM। तो ऐसा क्यों हो रहा है, 3 तो यानी अभी मैंने भी मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला बताया था कि ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होता है, तो CO2+ में यानी ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन हुआ होगा, इसमें ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ होगा, हमें इतना ही ध्यान रखना है। तो इन CO2+ हैज़ अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसकी अनसिमेट्रिकल है ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सो देयर इज ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन।
तो इसके अंदर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होगा, और ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन। लेकिन Cr3+, देखो इसमें ऐसा ना एक्चुअल में होता है, जब डी ऑर्बिटल्स के पास लीगेंड्स आते हैं तो इसके डी ऑर्बिटल्स डीजनरेट नहीं रहते। ये मैंने पहले भी वर्ड यूज़ किया है, ये डिटेल में डिस्कस करेंगे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर। तो इसमें ये 2 ऑर्बिटल ऊपर चले जाते हैं, 3 नीचे रहते हैं। तो CO2+ के अंदर क्या है, अनसिमेट्रिकल कन्फिगरेशन है। क्यों? क्योंकि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 हैं, 1 2 3। अगर हाई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो नीचे आएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर आएगा। तो इसमें क्या है, हाई स्पिन के केस में ये, लो स्पिन के केस में ये होती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इस तरीके से। ये T2G लेवल होता है और ये EG। ये इसके 5 ऑर्बिटल थे वो स्प्लिट अप हो जाते हैं 2 में। ये क्यों होते हैं, क्या है, वो सब डिटेल है उसकी, वो बाद में स्टडी करेंगे। T2G और EG लेवल, तो इसकी अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। लेकिन अगर क्रोमियम 3+ होता तो इसमें सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन आते, 1 2 3, 1 2 3 आते, तो इसमें ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं होता। सेम स्पिन के आते हैं ना तीनों, तो इसकी कंडीशन होती है कि ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन कब होता है कब नहीं होता। तो अगर डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं तो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होता है। तो डीजनरेट तो थे क्रोमियम 3+ में, डीजनरेट हैं तो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होगा। अगर ये एक दूसरे में, ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं ये ट्रांसफॉर्मेबल हैं, अगर ये एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, जैसे DXY DYZ DXZ ये ट्रांसफॉर्म हो भी सकते हैं, तो भी ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होता है। लेकिन तीसरा केस इसमें फॉलो नहीं हो रहा, सेम स्पिन नहीं होनी चाहिए, सेम स्पिन नहीं होनी चाहिए। तो सेम स्पिन इसके अंदर आ रही है सबकी, यानी सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है Cr3+ में, इसलिए इसमें ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं होगा Cr3+। सेम स्पिन हम सिर्फ यही स्टडी करेंगे, अगर सेम स्पिन आ गई तो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो इसलिए, लेकिन इसकी अनसिमेट्रिकल है CO2+ की, तो इसलिए इसके अंदर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होगा, इसलिए इसके अंदर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होगा। बस ये ध्यान रखना है इसके अंदर, इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो नेक्स्ट ध्यान रखेंगे इसके अंदर, हैज़ अनसिमेट्रिकल कन्फिगरेशन सो देयर इज ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन इन CO2+, बट इन Cr3+ T2G 3 आएगा, T2G हाफ फील्ड आएगा, ये 1 1 1 Cr3+ के अंदर, इसलिए इसमें ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट एग्जैक्ट वैल्यू होगी, सिर्फ स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट की वजह से इसमें ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट भी आ जाएगी। तो नेक्स्ट नोट करेंगे, ये NCERT एग्जाम्पल का क्वेश्चन था, एक बार देख सकते हैं इसको। तो नेक्स्ट अब है कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इन एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इन एक्वस सॉल्यूशन, कलर क्या होगा कॉम्प्लेक्सेस का एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, वो स्टडी करेंगे। कलर्ड आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, कलर्ड कौन सा होगा, जिसमें जैसे एक दिमाग में रखना है कि किसी में अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है तो वो कलर्ड होगा, और कलर्ड इलेक्ट्रॉन अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कलरलेस होगा। तो इसलिए कलर, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कलर्ड, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कलरलेस। ये डी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के केस में देखते हैं। अदरवाइज कलर आने के बहुत सारे चांसेस हैं, जैसे पोलराइजेशन है, इसके थ्रू भी कलर आता है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर के थ्रू कलर आता है, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर के थ्रू कलर आता है, मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर के थ्रू कलर आता है। तो ये बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कलर आता है, FF ट्रांजिशन की वजह से कलर आता है। लेकिन हमें जो पढ़ना है वो सिंपल डी ट्रांजिशन, डी के थ्रू। अभी मैंने 2 ऑर्बिटल जो डीजनरेसी ब्रेक की थी डी ऑर्बिटल की, किसमें, नीचे T2G ऊपर EG, तो ये डी ट्रांजिशन होता है T2G से EG में, तो इससे कलर आता है, इससे क्या आता है, कलर आता है। तो इसी का केस देखेंगे तो कलर किस में होगा किस में नहीं होगा। तो इसलिए हम सीधा एक बोल देंगे, अगर किसी में D10 आ रहा है तो हमेशा कलरलेस होगा, वाइट होगा वो, जैसे Zn की 2+ के सॉल्ट, या D0 आ रहा है जैसे स्कैंडियम 3+, एग्जाम्पल इसका स्कैंडियम 3+, ये सॉल्ट्स क्या होंगी, वाइट होंगी। D10 का एग्जाम्पल जिंक 2+, ये सॉल्ट्स क्या होंगे, वाइट होंगे, ये क्या हो जाएंगे, कलरलेस और वाइट। समझ गए कि नहीं? तो D0 D10 क्या होंगे, कलरलेस। तो कलर किस में आएगा, D1 से लेकर D9 में, इनमें कलर आएगा, इनमें क्या आ जाएगा, कलर। और एक्सेप्शन भी है इसके अंदर एक D5 का, D5 में कलर मैक्सिमम केसेस में पोलराइजेशन की वजह से आता है, एंड दिस कलर इज ड्यू टू पोलराइजेशन। और कलर इसका लाइट होता है ज़्यादातर, कई केसेस में लाइट कलर आएगा इसमें जब पोलराइजेशन ज़्यादा होता है। ये फजांस रूल वगैरह में पढ़ा हुआ है। कलर, अगर कलर क्या कहते हैं, D5 में पोलराइजेशन होता है, अगर क्या कहते हैं पोलराइजेशन ज़्यादा होगा तो कलर डार्क होगा, और अगर पोलराइजेशन कम होगा तो कलर लाइट होगा। जैसे AgCl वाइट होता है, इसमें Cl- इतना इसकी पोलराइजिंग पावर कम होती है। AgBr लाइट येलो होता है, इसकी Pr- की पोलराइजिंग पावर थोड़ी ज़्यादा होती है। AgI डार्क येलो होता है, क्योंकि I- तो सबसे बड़ा एनायन हो गया, तो आसानी से इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा Ag+ के, और इसलिए इंटेंसिटी बढ़ जाएगी कलर की, और ये डार्क येलो हो जाएगा, ये पेल येलो होगा, और ये तो वाइट ही होता है। तो इसलिए ये पोलराइजेशन की वजह से ऐसे कलर आता है, पोलराइजेशन की वजह से ऐसे कलर आता है। तो इसमें एग्जांपल जैसे अगर मैं ले लूँ तो Mn2+ है, इसको हम लाइट पिंक या कलरलेस बोलते हैं, लाइट पिंक और कलरलेस, लाइट पिंक और कलरलेस। ऐसे ही Fe3+ भी D5 होता है,
Fe3+D5 है, तो इसको भी हम पेल येलो करके बोल सकते हैं, या पेल येलो, पेल ब्राउन, पेल येलो या पेल ब्राउन बोल सकते हैं, पेल येलो। ये पोलराइजेशन की वजह से कलर आते हैं इन दोनों के अंदर, सही ना। इन दोनों के अंदर कलर किसके साथ आता है, पोलराइजेशन की वजह से। तो ये ध्यान रखना है इसके अंदर। और कलर्स हमें याद करने हैं, कलर्स कब होंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन तो कलर, नहीं तो कलरलेस, अनपेड इलेक्ट्रॉन तो कलर, नहीं तो कलरलेस। तो ये ध्यान रखना है इसके अंदर। और अब मैं कलर थोड़े से लिख देता हूँ, ये कलर्स याद होने चाहिए, बहुत जगह यूज होंगे तो इसलिए याद होना चाहिए सारा ये। और ये भी मान सकते हैं D1 कुछ केसेस में ना, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम है तो कलर सेम रहता है, जैसे D1 और D9 का कलर सेम होता है, D1 और D9 का कलर सेम। जैसे D9 में तो सबको पता है कॉपर 2+ आएगा, D1 9 में क्या आएगा, कॉपर 2+। इसका कलर क्या होता है, ब्लू, तो ब्लू कलर आएगा D1 D9 का, दोनों का कलर ब्लू। ऐसे ही D2 और D8 में, D8 में आता है निकल 2+, निकल 2+ का कलर होता है ग्रीन, तो D2 और D8 का कलर सेम, ग्रीन। तो ये याद रख सकते हैं इसको ऐसे, D2 और D8 का कलर सेम, सही ना। तो मैं कुछ इसके कलर्स लिख देता हूँ, वो याद करने सारे। कलर कब आएगा, कोई भी आयन कब कलर होगा, जब उसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो DD ट्रांजिशन होगा, तो कलर आएगा उसका। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो DD ट्रांजिशन होगा और फिर उसका कलर आ जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल भी चाहें तो ले सकते हैं, एक बार देखेंगे। तो इसमें जैसे कलर आया क्यों और उसका क्या रीज़न है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की वजह से, है ना। स्प्लिटिंग की वजह से कलर आता है। स्प्लिटिंग किसके, डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है तो कलर आता है। तो हाउ ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म कलर्ड स्पीसीज, ये क्वेश्चन आएगा। हाउ ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म कलर्ड स्पीसीज, ये कलर्ड स्पीसीज क्यों बनाते हैं। तो उसके लिए इसका आंसर लिखना, ध्यान देना। जैसे ट्रांजिशन मेटल्स हैं, कोई भी ट्रांजिशन मेटल है, इसके पास जैसे मान लिया कॉपर +2 आयन है, कॉपर 2+ आयन है, इसके पास वाटर मॉलिक्यूल आया, इसे बोलते हैं वाटर मॉलिक्यूल आ गया, या एमोनिया आ गया, ये होता है लीगेंड, जिसके बाद लोन पेयर होते हैं। ये क्या है, लीगेंड्स है, ये लीगेंड्स है। और एनायंस मान लेते हैं, अभी एनायंस भी आ सकते हैं, जैसे Cl-, Br-। जैसे ही ये लीगेंड्स और एनायंस ये अप्रोच करेंगे ट्रांजिशन मेटल के पास, ये जाएंगे इसके पास, तो इसके डी ऑर्बिटल्स डीजनरेट नहीं रहेंगे और ये स्प्लिट अप हो जाएंगे, ये डीजनरेट नहीं रहेंगे और स्प्लिट अप हो जाएंगे इस तरीके से। तीन और ये दो ऊपर, वो डिपेंड ये भी करेगा कि 3 ऊपर जाएंगे 2 ऊपर जाएंगे, कि ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो अब इसमें क्या है, अब ये इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो जाएगी। अब ये स्प्लिट अप हो गए ना, स्प्लिट हो गए, तो अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा सकता है या यहाँ से ऊपर लेवल पे जा सकता है, तो कलर आएगा। DD ट्रांजिशन इसी को कहते हैं। T2G लेवल होता है, T2G से EG लेवल पे इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कलर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा कलर, सही ना। DD ट्रांजिशन, इसकी वजह से कलर आता है ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर। कोई भी क्वेश्चन पूछता है कि वाई ट्रांजिशन मेटल्स आर कलर्ड, तो क्या लेंगे, क्योंकि DD ट्रांजिशन पॉसिबल है। एज एनायंस अप्रोच ट्रांजिशन मेटल्स, पूरा प्रॉपर लिखना है। एज एनायंस और लीगेंड्स अप्रोच ट्रांजिशन मेटल्स, देन देयर डी ऑर्बिटल्स डू नॉट रिमेन डीजनरेट, डीजनरेट यानी सेम एनर्जी वाले नहीं रहते, देन देयर डी ऑर्बिटल्स डू नॉट रिमेन डीजनरेट एंड स्प्लिट अप इनटू 2 सेट्स ऑफ लेवल्स, वन विद लोअर एनर्जी T2G लेवल एंड अनदर विद हायर एनर्जी EG लेवल। नाउ DD ट्रांजिशन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठा और यहाँ पे चला गया, वहाँ पे लाइव कम, नीचे आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री कलर रिफ्लेक्ट कर देगा। वहाँ से इलेक्ट्रॉन उठा, ऊपर जाएगा, यहाँ पे लाइव कम, इसलिए क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इसलिए ट्रांजिशन मेटल्स क्या शो करेंगे, कलर शो करेंगे, लाइक दिस ट्रांजिशन मेटल्स विल शो कलर। तो ट्रांजिशन मेटल्स विल शो कलर लाइक दिस। तो ये इसके अंदर ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ बताइए, इसको भूलना नहीं बिल्कुल भी। DD ट्रांजिशन की वजह से कलर आता है इसके अंदर, DD ट्रांजिशन की वजह से इसके अंदर कलर आएगा, क्लियर। तो ये DD ट्रांजिशन कैसे कलर आता है, जैसे इसमें क्वेश्चन आ सकता है, पूरा प्रॉपर एक बार दोबारा सुन लेंगे। जैसे ही ट्रांजिशन मेटल के पास एनायंस या लीगेंड्स जाएंगे तो इसके डी ऑर्बिटल्स डीजनरेट नहीं रहेंगे, स्प्लिट हो जाएंगे 2 सेट्स में, एक लोअर एनर्जी का T2G लेवल और एक हायर एनर्जी का EG लेवल। तो इलेक्ट्रॉन जब T2G लेवल से EG लेवल में जाएगा, EG लेवल में इसकी लाइफ कम, नीचे आ जाएगा और कॉम्प्लीमेंट्री कलर ये रिफ्लेक्ट कर देगा। कलर की थ्योरी, कलर स्पेक्ट्रम जो है मैं एडवांस लेक्चर में बता दूंगा, लेकिन इतना हमारा बोर्ड लेवल के लिए सफिशिएंट है। तो ये इस तरह से ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर कलर आता है, इस तरीके से ट्रांजिशन मेटल्स में कलर आता है। और इसका क्वेश्चन आ सकता है कि कॉपर सल्फेट जो होता है, ध्यान देगा, कॉपर सल्फेट
ये कलरलेस होता है, ये बोर्ड में आया भी हुआ क्वेश्चन, लेकिन कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट कलर्ड है, दिस इज कलर्ड। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉपर सल्फेट तो कलरलेस है, लेकिन कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट क्या है, ये कलर्ड है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्योंकि इसमें कोई लिगेंड नहीं है, वाटर मॉलिक्यूल एज लिगेंड नहीं है, कोई भी वाटर मॉलिक्यूल लिगेंड नहीं है, देयरफॉर इसलिए क्या होगा, देयर इज नो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट एज लिगेंड, नो वाटर प्रेजेंट एज लिगेंड, नो वाटर प्रेजेंट एज लिगेंड। सो डी ऑर्बिटल्स डू नॉट स्प्लिट, ये स्प्लिट नहीं होंगे, hence d orbitals do not split into T2g and Eg levels, so no dd transition is possible, ये क्या नाम है, no dd transition is possible। इसलिए कॉपर सल्फेट कलरलेस है, लेकिन कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट क्या है, कलर्ड। नो डी ट्रांजिशन इज पॉसिबल, ये लिख के आना है, नो डी पर यही वर्ड जरूर लिख के आना है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं तब भी ये कलरलेस हो गया, रीजन डी ट्रांजिशन ही नहीं हो पा रहा, सही ना, डी ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा। अब कलर एक बार नोट कर लेंगे, कलर किसके क्या क्या है, थोड़ा सा उसका आइडिया होना चाहिए, कलर्स क्या क्या हैं। कलर्स देखेंगे तो अगर हम देखें तो हमारा आता है कलर जैसे Ni2+, Ni2+ और इसको Ni2+ और Fe2+, दोनों के दोनों ग्रीन, दोनों के दोनों कौन से कलर के हैं, ग्रीन कलर के, Ni2+, Fe2+। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ उसके अंदर, ताकि तुम्हें याद रहे कि ऐसे क्वेश्चन आता है। NiO इसका कलर पूछेंगे क्या है, FeO इसका कलर पूछेंगे क्या है, डी ट्रांजिशन वैसे कलर है, इनका ध्यान रखना, दोनों के दोनों क्या है, ग्रीन कलर के। या FeCl2 का कलर क्या है, दोनों क्या है, ग्रीन कलर के हैं, दोनों कौन से कलर के, ग्रीन कलर के, सही ना, दोनों ग्रीन कलर के हैं। FeSO4 को ये सुना होगा सबने, FeSO4.7H2O, ग्रीन विट्रियोल कहते हैं इसको कहते हैं क्या, ग्रीन विट्रियोल, तो ये याद रखना है इसको, सही ना। तो इसको ग्रीन विट्रियोल, जिससे Fe2+, Ni2+, दे बोथ आर ग्रीन, नाइफ से याद रखते हैं, NiFe नाइफ है ना, नाइफ ग्रीन। तो इस तरह से ये ग्रीन कलर के हैं। तो उसके बाद आ जाएगा हमारा Mn2+, और थोड़ा सा इसको चेंज कर लेंगे, Mn2+, Mn2+, इसमें थोड़ा बहुत आएगा नहीं कलर वो, चलो कुछ नहीं होता, इसे देख लेते हैं। Mn2+, ये कलर आ नहीं रहा, बोला लाइट पिंक कलर, चलो छोड़िए। Mn2+ और CO2+, ये कलर आ नहीं रहा, मजेंटा कलर आ गया लगभग। Mn2+, CO2+, ये होते हैं, इसको ऐसे रखते हैं, मन को क्या पसंद होता है, मन को पिंक कलर, तो पिंक आ जाएगा। Mn2+ और CO2+, ये पिंक कलर के हो जाएंगे दोनों, Mn2+, CO2+ पिंक कलर के, सही ना। और ग्रीन कलर का एक और होता है, याद रखेंगे, Cr3+ भी ग्रीन कलर का होता है, सही है। Cr3+ एक्वस सॉल्यूशन में वायलेट होता है, वैसे ग्रीन कलर का होता है ये। तो Cr3+, इसको करेला से याद रखते हैं, करेला ग्रीन कलर का होता है, करेला ग्रीन कलर, तो उससे याद रहेगा, तो याद रख लेंगे इसको कि ग्रीन कलर का होगा ये। तो इसके अलावा कलर तो और भी बहुत सारे हैं जो करने हैं, जैसे Fe3+, ये हमारा ब्राउन होता है। Nickel2+ भी कई बार ब्राउन हो जाता है, ध्यान रखना, Nickel2+ भी कई बार ब्राउन होता है, ये ब्राउन कलर का है। और ये पता होगा, रस्टिंग होती है ना आयरन के ऊपर, FeO चलता है, इसकी ब्राउन होती है वो रस्टिंग, FeO सल्फराइज रस्टिंग जो होती है ब्राउन होती है। और ब्राउन और येलो इंटरचेंजेबली यूज होगा, FeCl3 को येलो भी बोलते हैं कई बार, क्योंकि जैसे बोलते हैं ना सैंड वगैरह, शर्ट वाइट शर्ट है, उस पर सैंड मिट्टी लग जाएगी, तो मिट्टी स्टार्टिंग में लगेगी तो उसमें कंसनट्रेशन कम होगा अभी सैंड का, तो उससे येलो दिखती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब कंसनट्रेशन बढ़ जाएगा उसका अपने आप ही, तो वो ब्राउन कलर की हो जाती है। तो येलो और ब्राउन इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, येलो और ब्राउन दे आर यूज इंटरचेंजेबली, तो ये इसके अंदर ध्यान रखना है। नेक्स्ट और कलर्स तो इसमें इतने ही करने हैं, बाकी कलर्स जो होते हैं LMCT MMCT, इसकी वजह से कलर आते हैं। जैसे MnO4 नेगेटिव कलर्ड है, क्यों, क्योंकि इसमें चार्ज ट्रांसफर होता है, बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम O2- टू Mn2+। सेम Cr2O7 2 नेगेटिव का है, इसका भी कलर इसी वजह से है, चार्ज ट्रांसफर की वजह से। CrO4 2 नेगेटिव, ये कलर्ड है येलो,
ये कलर्ड है ऑरेंज, डाइक्रोमेट आयंस ऑरेंज, ये चार्ज ट्रांसफ़र की वजह से कलर, सही ना, ये चार्ज ट्रांसफ़र की वजह से, तो ये डिफरेंट रीजंस आ जाएंगे इसके अंदर। तो यहाँ तक अभी स्टडी करना है इसके अंदर, और बहुत सारी चीज़ें चार्ज ट्रांसफ़र की वजह से कलर का पूरा एक टॉपिक है, वो नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, इतना याद